Hi friends, what you're going to watch is something you will cherish because I have with me All India Rank 1 यानी कि All India Rank 1 UPSC NDA अनुराग सांगवान चरखी दादरी now belongs to Gurgaon Blue Bell School. कई मिथ ब्रेक किए अनुराग ने. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया रैंक लेना एनडीए एग्जाम में इज नॉट एन इजी थिंग. आपके रिटर्न और एसएसबी दोनों के मार्क्स मिला के मेरिट बनती है. दूसरी चीज, ही कम्स फ्रॉम ए विलेज बैकग्राउंड, कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है. तीसरी चीज, ही कम्स फ्रॉम ए नॉर्मल स्कूल, इज नॉट फ्रॉम ए मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल. एंड जस्ट लिसन टू हिम, उसकी बातें सुनो आप इस बच्चे की, कैसे उसने अपनी तैयारी करी 9th 10th से. हाउ डिड ही टैकल 11th 12th along with NDA exam, how did he prepare for SSB along with written exam. So it was wonderful talking to this boy. और जो NDA aspirants हैं, CDS aspirants हैं, FCAT वगैरह किसी भी एंट्री से आप जा रहे हैं, I would recommend you watch this interview couple of times and देखना कितनी डेप्थ है इस छोटे से बच्चे में. How he's been involved in reading newspapers, editorials, पढ़ना, स्पोर्ट्स के बारे में, दोस्त एग्जैक्टली मतलब मुझे अपना 40 साल पुराना बचपन याद आ गया जब मैंने अनुराग से बातें की. ही वुड रीड प्रेमचंद जो मैं पढ़ता था, ही वुड रीड एडिटोरियल्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ता था. और कितना इसने अपने करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज को, स्पोर्ट्स को, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड जस्ट लिसन टू हिज डेली रूटीन. एंड हाउ डिड ही इजीली क्रैक द रिटन एग्जाम, एंड देन हंसते हंसते इन्होंने एसएसबी किया और कैसे इन्होंने एसएसबी क्रैक किया, इनके मेडिकल के बारे में बात की. सो फ्रेंड्स, दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू हियर आउट ऑल इंडिया रैंक 1 अनुराग सांगवान फ्रॉम चरखी दादरी, हरियाणा. एंजॉय दिस इंटरव्यू. Hi friends, today we are very lucky to have with me Anurag Sangwan, All India Rank 1 for NDA. Anurag, welcome. कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, फीलिंग वेरी गुड सर. बहुत अच्छा लग रहा है कि यानी एक्सपेक्टेड नहीं था सर कि AR 1 आ पाएगी, बट वही है सर कि यानी मे बी दैट वाज समवेयर इनहेरेंट की चीजें रिटर्न में अच्छी हुई, फिर आगे एसएसबी में भी कोर अच्छा हो गया इस पे शायद. अभी एक दिन हो गया है, हैज इट संक इन कि योर ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब इतना लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, स्कूल में भी तुम्हारा मतलब वो हो रहा है, अखबारों में आ गया है, तो कैसा लग रहा है घर में, फैमिली को, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड मोमेंट होती है सर, क्योंकि यानी कहीं ना कहीं यानी जो हार्ड वर्क, जो सारा स्वेट हम यानी निकालते हैं, वो शायद इसी चीज के लिए कि फिर लगता है कि यस, ऑल इट वाज पेड ऑफ सर. यानी जो मेरे पेरेंट्स ने, जो मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने मेरे साथ जो मिलके एक स्ट्रगल करा था ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन, वो पेड ऑफ हो गया सर. No, we are very proud. We are very proud that you are All India Rank 1. You are from Haryana, and Haryana is known for boxers and wrestlers. And of course, we have shed so much of blood, Haryana soldiers in all the wars. And so many officers and soldiers are there from Haryana. And so, ये भी एक बड़ी फक्र की बात, और we feel very proud of this. तो ये बताओ, तुमने एनडीए का कब सोचा, अनुराग, की एनडीए जाना है? सर बेसिकली यानी सर वो सीड्स कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में ही सो हो गई थी. जब यानी व्हेन यू गो टू द विलेज एंड यू सी कि हाँ भाई मार्टिर्स की स्टैच्यू लगे हुए हैं, तो एक अंदर से एक इंस्पिरेशन और एक फीलिंग जनरेट होती कि, क्योंकि चाइल्डहुड में तो हम बिल्कुल यानी एक इमेच्योर टाइप के होते हैं, तो एक फीलिंग जनरेट होती है कि भाई इतना भी कोई कर सकता है क्या. तो वो चीजें जैसे जैसे इंसान ग्रो अप करता है, तो वो चीजें थोड़ी मेच्योर हो जाती हैं, और तब लगता है कि भाई if somebody is going to that much extent to sacrifice for the nation, then why should not I go for such a thing, that maybe I am able to contribute to my nation, and that is the biggest respect and satisfaction. सीरियसली अनुराग, कब, कौन सी क्लास में तुम्हें लगा यार एनडीए ज्वाइन करना है? व्हेन डिड यू दिस एक्चुअली यू स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट? So maybe, so first of all, it was in 4th class that I decided that armed forces, I have to go for it at any cost. And sir, the direction to go to NDA was maybe nearly in 9th class that I slowly started to think mature in a mature manner that yes, this is one of the entries through which we are able to go to permanent commission at early ages. एंड अपना बचपन बताओ, कहाँ पे निकला तुम्हारा, शुरू के साल कहाँ रहे,
सर शुरुआत में सर मैंने अपना कुछ समय भिवानी बिताया था, और उसके बाद फिर हम गुड़गांव आ गए थे। और सर उसके बाद फिर वापस मैंने 1 साल अपने गांव में बिताया था, चंदेनी, चरखी दादरी जिला, हरियाणा का। अच्छा, सर तो गांव में वहाँ, ही पढ़े हो कुछ दिन तुम? हाँ सर, कुछ टाइम विलेज में भी स्पेंड हुआ है सर, यानी। और फिर उसके बाद वापस ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्लास आ गई थी और क्लासेस बढ़ी, तो फिर गुड़गांव की तरफ शिफ्ट हो गया था लगभग, ताकि और स्टडीज को थोड़ा। आपके घर से कोई है फौज में, कोई ऑफिसर है आपके परिवार में? नो सर, टू द नेक्स्ट रिलेशंस में ऐसा कोई नहीं है, बट हाँ फार बाय रिलेशंस में है, यानी तो बट। ये भी एक कमाल की बात है, जो बार बार मेरे यूट्यूब पे मैं बच्चों को बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे हर जगह बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे फादर फौजी हो, ऑफिसर हो या जेसीओ जवान हो। हियर वी हैव अनुराग सांगवान, ऑल इंडिया रैंक 1, और इसके पेरेंट्स, इसके फैमिली में कोई भी फौज में नहीं है। सो दैट इज वेरी नाइस। जी सर। सर यानी मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपकी डिसिप्लिन लाइफ है, तो भले ही सिविलियन बैकग्राउंड हो या फिर पर्सनल बैकग्राउंड हो, यानी आर्मी पर्सनल का कोई बैकग्राउंड हो, बस ऑल दैट वी नीड इज अ डिसिप्लिन लाइफ दैट आर्म्ड या फोर्सेस। एग्जैक्टली और वो एसएसबी में इस चीज की कोई आपको इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं कि आप फौजी बैकग्राउंड से आए हो। एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। और 70% एनडीए कैडेट्स और आईएमए कैडेट्स तो वैसे ही सिविल बैकग्राउंड के हैं। यस सर, ट्रूली सर। तो अभी अनुराग मुझे ये बताओ, तुमने 9th में सोच लिया करना है, और तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी थी? पहले रिटर्न एग्जाम की बताओ, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर रिटर्न एग्जाम, सो दैट ना तुम्हारी वीडियो लाखों बच्चे देखेंगे। मैं चाहता हूं वो इंस्पायर भी हो कि चरखी दादरी से, गांव का रहने वाला, सिविल बैकग्राउंड से एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक ले सकता है, और उसने कैसे तैयारी करी, किस प्रकार से अपने रिटर्न एग्जाम का कैसे आपने क्रैक किया ये। सर रिटन एग्जाम में, क्योंकि एनडीए बहुत यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो रिटन उसका एग्जाम तो ऑब्वियसली वो बहुत वास्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच रखी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे जनरल साइंस की बात करी जाए, तो वो मुझे पता था कि वो सिर्फ 10th तक की आती है, तो बस 10th तक की अगर मैं साइंस अच्छी करके चल रहा हूँ, तो मेरी जनरल साइंस प्रिपेयर्ड है। और फिर सर उसके बाद पोर्शन आया मैथ्स का, तो मैथ्स में मैंने देखा कि टॉपिक्स तो 11th 12th के हैं, बट जो ज्यादा एम्फेसिस है वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे, कि आप कितना तेज कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो मैंने फिर अपनी कैलकुलेशन स्पीड्स पे काम करा, क्योंकि वो एक बिल्कुल क्लासिकल चीज होती है। जैसे रोज टेबल लिखना सुबह सुबह 2 to 30, दो दो तीन तीन बार वो टेबल, उससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज हो जाती है। और रिटन में इन मैथ सेक्शन ऑल इट डिमांड्स इज जस्ट कैलकुलेशन स्पीड। फिर सर उसके बाद जीके पे जब आते हैं, तो सर जीके में जो मैंने अप्रोच अपनाई वो ये थी कि प्रीवियस ईयर के जो हमारे पैटर्न्स होते हैं टॉपिक्स में, उन्हें पहले ऑब्जर्व करा। क्योंकि अगर हम जीके के अंदर वैसे ही ओपनली चले जाएंगे, तो शायद कभी जीके कवर हो भी नहीं पाएगी। बस एक टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए। जैसे ज्योग्राफी में मुझे पता है जियोमॉर्फोलॉजी ज्यादा आ रहा है, तो मैं सिर्फ उसी को पढ़ूंगा, उस पर ज्यादा फोकस दूंगा। और जैसे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल में आर्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं, दे आर आस्किंग द आर्टिकल नंबर्स एंड ऑल दैट, तो बस वो स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए, टू द पॉइंट। और सर एक चीज और इम्पोर्टेंट जो मैंने देखी, कि ऑब्वियसली रिटन एक फैक्चुअल पेपर होता है, तो हमें हमेशा एक्चुअली मेमोरी पे भी थोड़ा काम करना चाहिए, कि जब हम जीके पढ़ रहे हैं तो इन अ गो पढ़ें। ऐसा ना हो कि हम सोचें कि फिर पढ़ने का मौका मिल जाएगा, तो फिर पढ़ने के मौके में वो चीजें रह जाती हैं। बस ऐसे पढ़ना चाहिए कि ठीक है, मैं आज पहली और आखिरी बार पढ़ रहा हूँ इस फैक्चुअल चीज को, बस वो इनग्रेन्ड हो जाए माइंड। सर वो बहुत ये हेल्पफुल। तो ये बताओ, विल अभी इसको विल ब्रेक इट डाउन। मैं आई बिलीव इन डिवाइड एंड कॉन्कर, कि मैं हमेशा कहता हूँ डिवाइड करो, पहले देखो समस्या क्या है, डिवाइड इट एंड देन कॉन्कर इट। आपने मैथ्स की बात करी, मैथ्स 11th 12th के सब्जेक्ट्स में, बट आता है 10th लेवल तक का, है ना? और आपने बताया कि यू मस्ट बी फास्ट इन कैलकुलेशन। सो अगेन कैन यू टेल विच यूनिट्स, जो अच्छा जो थोड़े आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स वाले हैं, वो भी क्रैक कर सकते हैं क्या एनडीए का मैथ्स? सर बिल्कुल सर, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली मैथ्स इज अ ब्यूटी, इट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, की उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं चाहिए। इट इज ऑल प्लेइंग विद नंबर्स। अगर आप थोड़ा सा भी एनालिटिकल माइंड रखते हो, जो ऑब्वियसली आर्म्ड फोर्सेस डिमांड करता है, तो आपको मैथ्स में सच कोई इशू आएगा ही नहीं। बस आपको उसकी ब्यूटी को समझते हुए इंजॉय करना है सर, यानी एक्चुअली मैथ्स इज जस्ट अ जर्नी ऑफ एंजॉइंग। यानी अगर आप मैथ्स को एंजॉय करने लग जाओगे, तो मैथ्स आपके साथ भी एंजॉय ही करेगी, यानी वो और कैलकुलेशन स्पीड एक ऐसी चीज है कि उसके लिए यू डू नॉट नीड एनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैकग्राउंड, उसके यू लिए नीड जस्ट। प्रैक्टिस, यू नीड यस सर। प्रैक्टिस, है ना? यस सर। यस टोटली सर। तो मैथ्स मैं भी मानता हूं, अगर आपके बेसिक सही हैं तो कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला बच्चा भी कोई भी कर सकता है, बट दिस इज ओनली अलाउड फॉर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो दे ओनली वांट यस सर। पीसीएम, सो दैट यू विल बी डूइंग इंजीनियरिंग देयर, है ना? अच्छा, दूसरा ये बताओ, आपने बात की साइंस की,
तो अगेन साइंस को कैसे आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे ब्रेक डाउन किया, विच हाउ डिड यू स्टडी एंड व्हाट लेवल डिड यू स्टडी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ऑब्जर्व करा था पीवाईक्यू से कि क्या होता है, ज्यादातर जो फोकस होता है वो जनरल साइंस पे होता है, दैट ऑल दैट यू हैव स्टडीड टिल 6 to 10th, बिकॉज़ दे जस्ट नीड अ बेसिक दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट थिंग्स गो ऑन एंड हाउ दे गो ऑन। तो अगर आपने 6 से 10th तक की साइंस अच्छे से पढ़ी है तो एज सच कोई इशू नहीं आता है उसमें, यानी क्योंकि ऑब्वियसली हम 6 to 10th की साइंस ऐसी होती है जो बिल्कुल बेसिक होती है, और हम अगर उसे ग्रास्प करते चलते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती कि बस जस्ट गो अप विद द एमसीक्यूज डायरेक्टली, यू कैन सिंपली गो अप दैट। जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे इन बायो यू कैन से कि डाइवर्सिटी या फिर कुछ एक दो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं थोड़ा, तो उन्हें हमें लास्ट में कवर करना चाहिए। जब एग्जाम्स पास आ जाते हैं तो मेमोरी बेस्ड चीजें तभी करनी चाहिए जो बिल्कुल प्योरली मेमोरी बेस्ड है, और उनका थोड़ा कनेक्शन भी कम होता है कभी कभी, तो उसे ऐसे अप्रोच। तो कहने का मतलब ये अनुराग, अगर आप 6 से 10 तक अपनी पढ़ाई के मामले में ठीक है, मैथ्स और साइंस, ज्योग्राफी वगैरह भी, एसएसटी वगैरह, तो एनडीए इतनी बड़ी महाभारत नहीं है। बिल्कुल सर, यस सर, है ना, वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट। अभी आप पा रहे थे, यू आर टॉकिंग ऑफ जीके और एंड इंग्लिश, उसको कैसे प्रिपेयर किया आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू इंग्लिश, तो सर द मेजर पोर्शन इज वोकैबुलरी। तो क्या होता है, वोकैबुलरी हम लोगों की अगर हम प्रॉपर रीडिंग करते हैं तो अपने आप ही डेवलप हो चुकी होती है, बट क्या होता है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी वो ये था कि द हिंदू सर आता है तो उसका एडिटोरियल और उसके जो इंपॉर्टेंट पैसेजेस होते हैं अच्छे वाले, तो उन्हें एक बार हम रीड करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, इनिशियली तो बहुत वर्ड्स आते हैं बट वो फिर धीरे धीरे मेल्ट डाउन हो जाते हैं, और फिर वोकैब भी अच्छी हो जाती है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वी एबल टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट आर देयर इन द लैंग्वेज। यही मैं रोज सुबह लाइव करता हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस, एंड आप हिंदू की बात करो, हिंदू थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं तो कहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट, followed by Hindu for defense, for civil service of course Hindu is a better paper. तो if you read paper regularly and अपने आप आपकी vocabulary अच्छी हो जाती है, एंड धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने सही का फिर मेल्ट डाउन हो जाता है, फिर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि आपकी कितनी vocabulary बढ़ गई है। तो इंग्लिश के लिए आपने ये किया? यस सर, वन मोर पॉइंट टू बी एडेड सर कि हम वोकैब रजिस्टर बनाना प्रेफर कर सकते हैं, उससे क्या होता है रिवीजन भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा पेपर ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे तो और भी एडवांटेजेस होगी कि जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बस जल्दी से अपने स्वाइप अप कर लिए कि ये वोकैब के वर्ड्स मैंने कल पढ़े थे, तो वो अपने आप इनग्रेन होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इंग्लिश बहुत ही अच्छे से मेल्ट डाउन हो जाती है वहां से। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यही कहता हूँ, इफ यू हैव अ लुक एट माय वीडियो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, how to make notes, how to use maps, and how to improve your vocabulary and communication skill, उसी में मैं यही बोलता हूँ हमेशा, whenever you are reading always have a pen and always keep a register with you, कुछ अंडरलाइन करने के लिए, कुछ वर्ड्स वहां से कॉपी करने के लिए। there is no study without pen and register, isn't it? ट्रूली सर, ट्रूली सर। तो and हाँ हाँ, yes sir. So then coming up to the GK portion, in GK portion I simply divided them. मैंने ये रियलाइज करा था कि ज्योग्राफी की थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा वेटेज है, तो वी कैन फोकस अ बिट ऑन ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में क्या था कि कुछ टॉपिक्स भी ज्योग्राफी के बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी और क्लाइमेट, ये 3-4 टॉपिक्स ही होते हैं, बस उन्हें फिर आप जितना डीप में चाहो अगर आपके पास टाइम है तो उन्हें अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है सर, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जीके के जहां आपका स्कोर बन पाता है। और ज्योग्राफी इज टोटली फैक्चुअल कि अगर इफ यू हैव अ गुड एनालिसिस एंड इफ यू आर गुड इन फैक्ट्स देन यू विल बी एबल टू मेक इट फॉर ज्योग्राफी। एंड सर पॉलिटिकल साइंस, ऑब्वियसली इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर तो पॉलिटिकल साइंस तो बिल्कुल नेचुरली अपने आप आ जाता है, बस उसके लिए कुछ आर्टिकल्स याद करने होते हैं, तो वो ऐसा होता है कि आप एक लिस्ट बना सकते हो अपने आप ताकि रिवीजन आसानी हो जाए। तो सर मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली थी अपने आप ही कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सर वो बहुत यानी हेल्पफुल हो जाता है। और ये सब अनुराग आपने कैसे एनालाइज किया कि ये इस पे फोकस करना है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, या कैसे किया आपने ये? हाउ डिड यू कम टू दिस कि मैंने ये पढ़ना और इतना डीप पढ़ना इसको? सर क्या होता है जब हम धीरे धीरे प्रीवियस ईयर देखते हैं तो क्या होता है, यूपीएससी में एटलीस्ट फॉर एनडीए रिटर्न वी कैन से कि एक थोड़ा सा रेगुलर पैटर्न होता है जीके का कि यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट
these topics are dominating. तो बस वो dominating topics को अगर हम target करते हैं तो I would say कि minimum effort से maximum efficiency आ सकती है. और कितने साल के प्रीवियस पेपर्स आपने एनालाइज करने में लगाए होंगे? Sir, nearly 5 years, that's more than sufficient because there would be nearly 10 papers and 10 papers gives you a good rough idea that what is going Yeah, on. in fact, I say even if you can go back to 10 years, तो क्या होगा, आपको क्लियर पैटर्न नजर आ जाएगा. यूपीएससी इज नॉट वेरी इनोवेटिव, स्पेशली फॉर एनडीए एंड सीडीएस. दे ऑलमोस्ट कंटिन्यू टू रिपीट द सेम पैटर्न. Yes, sir. Exactly, sir. Yes, sir. अच्छा, ये And तो, sir, तो ये तो हाँ, या बोल रहे थे कुछ, आप बोलो. sir, the last section that we have is the current affairs and history. Yeah. तो फॉर करंट अफेयर्स आई वुड से कि आप वो आपका शायद इंग्लिश के साथ ही प्रिपेयर हो गया होगा क्योंकि आप ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर्स वुड बी इजीली स्वाइप्ड आउट क्योंकि आपने इंग्लिश बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर से कवर करी है. एंड सो दैट्स आल्सो लाइक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. आप ये तो दिस वाज योर फर्स्ट चांस? Yes, sir, that was my first attempt. I am in 12th only. Like I have ये भी appeared मैं आपसे for. पूछना चाहता हूँ. बहुत बच्चे मेरे से, अनुराग, ये पूछते हैं सर 12th के साथ एनडीए कैसे करें. तो ये भी बताओ आप. जस्ट टेल अस योर रूटीन एंड हाउ डिड यू मैनेज 11 12 एंड एनडीए. ये कैसे आपने, फ्रैंकली बताओ, हाउ डिड यू डू इट? बिकॉज बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं ये. Yes, sir. Sir, exactly. Sir, first of all, we should have a clarity of mind. यानी जब हम 11th में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं 10th बोर्ड के बाद, तो वो एक गोल्डन टाइम होता है जब हम अपना सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं. और उस टाइम क्या होता है, हम अपने मैथ्स पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा 11th भी रेडी हो जाएगा, 12th भी रेडी हो जाएगा, अकेडमिक स्कूल के भी बैलेंस हो जाएंगे, और एक साइड एनडीए की प्रेप में जो 1/3 मार्क्स होता है मैथ्स के, वो हमारी झोली में आ जाते हैं वहां सीधे. तो और सर मैंने क्या फोकस करा था कि मे बी जून और दिसंबर की जो वेकेशंस होते हैं, दे आर द गोल्डन डे फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सर वही एक टाइम होता है, अगर हम उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर देते हैं तो 11th 12th में आप अपने स्कूल को भी बैलेंस कर पाते हैं और एनडीए की प्रेप को भी बैलेंस कर पाते हैं. और सर कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि शायद ये बैलेंसिंग ही आपको मेच्योरिटी की तरफ लेके जाता है जो आर्म्ड फोर्सेस चाहता है. So you were able to manage. आपके how much have you scored in 11th and 12th? What is your percentage? So in 11th it was 97.0 something, and sir in 12th I am yet to get the results. You are yet to get. But मैं एक बात और भी बताता हूँ अनुराग बच्चों को. You just tell me whether कि you have to balance. अगर आपने, if you are anywhere, I would say between 80, 90, even 75 and above is good percentage for NDA. But you prepare, if you are really a serious student, थोड़ा एनडीए पे अगर जोर दोगे तो आप दोनों कर सकते हो कि 11 12 भी अच्छे से हो जाए और एनडीए भी हो जाए. Isn't it? बिल्कुल सर. और सर कहीं ना कहीं वो शायद चीजों को बैलेंस करना भी हमें कुछ सिखाता है जीवन में कि कैसे हमें आगे भी चीजें ऐसे ही बैलेंस करनी होंगी अपनी लाइफ में. तो सर वो भी एक सीरियसनेस भी आ जाती है. प्रायोरिटी देना कि किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है ना. एंड सर टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अगर हम 11th 12th के साथ साथ कवर करना चाहते हैं चीजें, तो वो टाइम मैनेजमेंट ही होता है कि जो छोटे छोटे इंटरस्टाइसेस होते हैं हमारे बीच में, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो देख ली तो आपका जीके का पोर्शन तैयार हो गया, और कह सकते हैं आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है उससे. तो वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं सर जो 11th 12th में रहते रहते अगर हम कर लेते हैं अप्लाई, तो शायद एनडीए बहुत ही आसान हो जाए. नहीं, आपका रूटीन क्या होता था ये बताओ मुझे. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग, हाउ मच यू आर डिवोटिंग टू ईच थिंग सो दैट other young boys and girls can also learn from you or take hint from you? As of like what my regular routine used to be, so that was getting up at 4:30, then getting up fresh and doing all those daily chores, and then by 5 I would go for running. Obviously, sir, for Very good. So for half an hour I used to run like nearly 5 kilometers. I would always try that at least 5 if I'm able to do in half an hour, it is more than sufficient. Then sir I would come back home, and by 6 o'clock I would be ready, like having bath done, doing breakfast and doing all that stuff. And so by 6 to like nearly 7:30 I would devote to self study. Like in the morning your mind is fresh, so you can go for vocabulary or something of a bit GK related, because your mind would be fast and grasp at that time is very good, so you are easily able to memorize things. And so then after that 7:30 to 2:30 is my school
time only, obviously. Like art school And you what are I regularly going to school? आप regularly school attend कर रहे थे, है yes ना? sir ये भी मैं अनुराग आपसे चाहता हूँ, बहुत बच्चे ये नॉन अटेंडिंग या डमी, मैं तो मना करता हूँ मत करो ये. what आप क्या एडवाइस करोगे एज अ यंग मैन? शुड all दे बी that I would डूइंग? sir all that I would advise is that you are going for armed forces which always asks for discipline, which always claims for discipline, and the benchmarks are that you must be in a regular pattern in your life, and that is something that maybe I think that comes through regular schooling only. एंड सर रेगुलर स्कूलिंग में हमारा डेवलपमेंट भी पूरा हो पाता है क्योंकि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो शायद इंटरेक्शन ही हमारी मैच्योरिटी डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होती है सर. यस सो सर. यू एंड आर सर रेगुलरली गोइंग टू स्कूल 7:30 to 2? यस सर और स्कूल में 7:30 क्या कर रहे थे आप? स्कूल का बताओ जरा. स्कूल में क्या नॉर्मल क्लास अटेंड करते थे, कोई मस्ती भी करते थे? नहीं सर एक्चुअली क्या होता है स्कूल में हमारे पास 11th 12th में कुछ इंटरस्टिसेस होते हैं, यानी जैसे कोई पीरियड फ्री लग गया या फिर कोई प्रैक्टिकल पीरियड लग गया जिसमें काम नहीं हो रहा, तो सर वो टाइम होता है जो इफेक्टिवली यूटिलाइज करा जाए तो यू विल बी एबल टू रीप आउट द बेस्ट थिंग. जैसे मैं क्या करता था, मैं अपनी कोई छोटी सी बुकलेट ले जाता था एनडीए की मैथ्स रिलेटेड. क्या होता है शोर में मैथ्स बहुत अच्छे से हो पाता है, यानी वो एक फ्लो सा बन जाता है, यानी जब नंबर्स डांस कर रहे होते हैं आपके आगे कितना ही शोर हो फर्क नहीं पड़ता. फिर तो क्या होता है सर आप स्कूल से आते आते आपने स्कूल भी अटेंड कर लिया और शायद आप 50-60 क्वेश्चंस भी करके ले आए, तो वो एक वेरी. सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि आई वाज एबल टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ माय टाइम. Sir, after coming home, then I would spend 1 hour reading newspaper and just summarizing it up, that vocabs. Sir, after that, maybe the time used to be 3 o'clock. So from 3 to 5, I would spend on my school task, like what homework that I got, completing it up and doing those regular assignments. Sir, after 5 used to be the golden hour that I would utilize for my NDA prep. So 5 to 7, we can effectively utilize. 2 hours are more than sufficient, I think. If we are working with complete focus, maybe 2 hours is more than sufficient at a single stretch, I would say. क्योंकि सर यानी क्या होता है हमारा फोकस एट द एंड मायने रखता है, यानी हम 4 घंटे बैठ जाएं बट वो एफिशिएंसी नहीं है और 2 घंटे वो एफिशिएंसी आ जाती है तो वो बहुत मायने रखती है. एंड शाम को फिर क्या करते थे 7 बजे के बाद? सर शाम को सर 7 बजे के बाद 7 to 8 आई यूज्ड टू roam with my friends and do some workout and all that, क्योंकि सर वो भी एक टाइम होता है कि you are able to spend quality time with people, यानी वो इंटरेक्शन बहुत अच्छी बात बताई अनुराग. एंड आई एम अमेज्ड कि हम एक लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने आपसे कोई बात नहीं करी इससे पहले, आप वही बात बोल रहे हो जो मैं बार बार बच्चों को, स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स इज सो एसेंशियल. शाम को 1 घंटा मटर गश्ती करना, कुछ खेल लिए, क्रिकेट वगैरह, बास्केटबॉल खेल लिया और दोस्तों के साथ थोड़ा मजाक कर लिया. इट्स द बेस्ट पीरियड, डी स्ट्रेसिंग, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम ग्लैड टू हियर दिस, वेरी हैप्पी टू हियर दिस. तो क्या करते थे आप फिर दोस्तों के साथ? से लाइक क्या होता था कि हम दोस्त कुछ मेरे दोस्त भी आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमें एक यानी होड़ सी हो जाती थी कि ठीक है कौन ज्यादा पुशअप्स करेगा, थोड़ा साथ साथ डिस्कशन भी कर लेते थे कि स्कूल में क्या हुआ, आगे क्या करना है प्रिपरेशन में. फिर वो सर एक फ्लो सा बन जाता है कि आपस में हम एक दूसरे को भी समझ जाते हैं, थोड़ा एक माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है और साथ साथ वर्कआउट भी हो जाता है कि यानी वही एंथुसियाज्म में कुछ ज्यादा वर्कआउट करा जाता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है. एंड सर आफ्टर दैट डिनर, व्हाट टाइम डिनर एंड ऑल? sir, by 8 I used to go home back and said the dinner would be ready, so I would just fresh up myself and have dinner. So by 9 I would be free, like by 9 I would do the dinner and all that stuff. So from 9 to 10 would be the me time that I would spend doing a bit of something that I'm interested in, like sir, for example if I'm doing political science or समथिंग लाइक दैट. बस सर वो एक ऐसा टाइम होता है जो आप इंटरेस्टिंग चीजों को डिवोट कर सकते हैं और उसमें लर्निंग भी हो जाए. जैसे मैं क्या करता था कि सर पॉलिटिकल साइंस में मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देता था, और सर वो एक ऐसा टाइम होता है कि आपकी जीके भी डेवलप हो जाती है, आप बहुत कंफर्टेबल भी हो जाते हो चीजों के साथ, क्योंकि सर वही कहा जा सकता है कि प्रिपरेशन को एज अ प्रिपरेशन ना लेके उसे एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो ही एक आपकी असली ग्रोथ करवा पाता. एक्सीलेंट. और ये बताओ, डू यू रीड एनी बुक्स एंड ऑल? पढ़ते थे कुछ आप? और क्या हॉबीज वगैरह क्या थी आपकी? Sir, my hobbies were first of all reading novels of Premchand, sir, and secondly dwelling on international relations. So I was really interested into that, sir. And so Amazing.
ये बहुत कमाल की बात है अनुराग। 40 साल पहले मैं मिलिट्री स्कूल था, मैंने पूरा प्रेमचंद पढ़ा, and I'm a great fan of Kara. Then I read thousands of books, and I was interested into geopolitics as a young lad like you. सर एक्चुअली क्या होता है कि प्रेमचंद की नॉवेल्स पढ़ के कहीं ना कहीं आपको समझ आता है कि संसार में लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और सर जियो पॉलिटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप बहुत अवेयर हो जाते हो, कोई कुछ भी डिस्कशन करें तो आपको आइडिया होता है, आप एक मेच्योर पर्सपेक्टिव रख पाते हो चीजों पे। एंड सर द Excellent. third hobby Hmm. was editing editorials and seeing those debates. So that Very was good. really Before we go to your SSB preparation और उसमें क्या हुआ, ये बताओ सोशल मीडिया कितना यूज करते हो आप, या आप स्मार्टफोन का यूज, हाउ डू यू, ये डिस्ट्रैक्शन को कैसे, क्या चैलेंजेस है ये यंग जनरेशन के लिए? sir, first of all, I would say that सर मैं किसी सोशल मीडिया हैंडल पे नहीं हूँ, लाइक नॉट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट ऑन फेसबुक, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक अगर आप किसी एक चीज के लिए डेडिकेटेड हैं, पहले से आप आर्म फोर्सेस में जाने के लिए डेडिकेटेड हैं, या आपकी डेडिकेशन पहले ही है, तो आपके लिए फिर इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं बचता है कि आप सोच पाए इतना। और सर मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि अपने दोस्तों के साथ बाहर क्वालिटी टाइम स्पेंड करा जाए। एक्चुअल सोशल टाइम स्पेंड कर। बिल्कुल सर, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और सर रही बात डिस्ट्रैक्शंस की, तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा सा मेच्योर सोचने लग जाते हैं चीजों को, तो वो डिस्ट्रैक्शन शायद अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रैक्शंस को ही लेके बैठे रहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन है। यानी क्या होता है, अगर हम स्विच टू जीरो कर दें, हम सोचे ही ना कि डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज है, यानी मैं ये सोचूं ही ना कि लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने गाने कब सुने थे, या लास्ट टाइम मैंने मूवीज कब देखी थी। सर इस थॉट से अगर हम दूर चले जाते हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। हम अपने काम में इतना आनंद लेने लग जाते हैं कि फिर इन चीजों की वो नहीं होती। So you were very passionate. That is why you're all India rank. But तेरे ordinary बच्चे हैं यार, जो जिनके पास स्मार्टफोन है, young adolescents हैं, तो उनके लिए what is your advice कि इन चीजों को कैसे अवॉइड किया जाए? वो तो ठीक है, सोशल मीडिया से मैं भी कहता हूँ नोटिफिकेशन ऑफ रखो, सबसे बाहर वो रहो, बट अदरवाइज व्हाट डू यू एडवाइस देम? साइंटिफिकली इफ यू आस्क मी, तो मैं एक छोटे सा अपना व्यू पॉइंट रखना चाहूंगा कि क्या होता है सर, हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बस वो एनर्जी क्या होता है, अब हमारी फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो गई है, तो हम एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते अच्छे से। बस अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को अप कर देंगे, तो माइंड अपने आप ही इतना शार्प हो जाता है कि फिर आपकी एनर्जी के पास सोर्सेज होते हैं कि ठीक है, वर्कआउट में एनर्जी लग गई, अब शरीर के पास सिर्फ मेंटल एनर्जी है सोचने के लिए और बैठ के काम करने के लिए। सर वो चीज अपने आप खत्म हो जाती है, Brilliant. बस एक फिजिकल एक्टिविटी को अप कर देना चाहिए, This तो is वो so सारी। good. So you'll make a very good. You are for the army, I hope. Where are you going in the India? आर्मी सर, Army. इंडियन You'll आर्मी। make a great. You'll make a good army officer. Because मैं यही कहता हूँ, लोग कहते हैं सर ओवर थिंकिंग कैसे करें, डिप्रेशन, मैं कहता हूँ दौड़ने चले जाओ, साइकिलिंग कर लो। मैं आज भी 50-60 किलोमीटर करता हूँ अनुराग, साइकिलिंग। यू विल सी माई वीडियोज ऑन साइकिलिंग, बारिश में भी जाता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ यार, इफ यू आर रनिंग, यू आर फिजिकली फिट, फिर देयर इज नो टाइम, देन यू आर जस्ट, फिर बैठे हो तो काम कर रहे हो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। वेरी नाइस। या तो अदर देन दैट मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यानी थोड़ा सा अगर हम चाहें, थोड़ा सा इफ यू हैव टाइम, तो कुछ स्पिरिचुअलिटी पे लगाया जा सकता है। एंड स्पिरिचुअलिटी से मेरा मीनिंग किसी रिलीजन को नहीं होता है, मेरा मीनिंग होता है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट द लाइफ इज। अगर आप उस पे भी थोड़ा काम करते हो, तो आप थोड़ा बस मेच्योर बन पाते हो लाइफ में, और वो शायद आगे चल के भी बहुत काम आ पाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ये बताओ, how did you go about improving your communication skills, or how did you get ready for SSB? You are from civil background, आपको कोई आइडिया नहीं था, आप स्कूल में भी कोई आइडिया नहीं होगा, तो कैसे आपने एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर किया होगा? Okay, sir. So first of all, coming to the communication skills, तो first we need to work upon vocab, as I said earlier. तो एक बार vocab पे काम हो गया, तो आपकी language okay होगी। Now coming up to the body language section, तो सर body language क्या होता है, वो ingrain होनी start होती है छोटी एज से। तो हम क्या होता है सर कि कभी कभी होता है, एक बचपना होता है कि हंसने लग जाते हैं, कोई बात नहीं फिर भी हंसने लग गए, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अपनी एज से थोड़ा सा ऊपर सोचो, जैसे इफ यू आर एट 17, बट आप एज अ पर्सन ऑफ 25 सोचो अपने आप को, तो वो पता नहीं, वो मेच्योरिटी आपके बिहेवियर में आ जाएगी कि आपके बोलने का स्टाइल वो अपने आप एक
अलग स्टैंड पे चला जाता है। और वो एक अलग स्टैंड जब ही अचीव होता है जब आप अपने थॉट्स में मेच्योरिटी ला रहे हो, क्योंकि कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को बता रही है, यानी वो ऑरा होता है। तो बस एक बार पहले थॉट्स अच्छे हो गए, फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही होने लग जाएगी। बस ऑल दैट यू नीड इज मेच्योरिटी इन योर व्यू, कि ठीक है, आई एम माइट बी ऑफ 17 बट आई हैव टू थिंक लाइक अ पर्सन ऑफ 25, क्योंकि सर आर्म्ड फोर्सेस या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें यही चीज चाहिए होती है। जब हम एज ए लीडर सोचने लग जाते हैं अपने आप को, हाँ कि आई हैव टू लीड 40 men इन एन एम्बुश, तो मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो वो बिहेवियर में अपने आप फिर आनी स्टार्ट हो जाती है और वो रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। इसको मैं अनुराग कहता हूं OLB, ऑफिसर लाइक बिहेवियर। मैं कहता हूं 50% बैटल इज वन द डे यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर। एग्जैक्टली जो आपने बोला कि आप सुबह से लेके शाम तक, हाउ यू डील विद योर पेरेंट्स, how you deal with your teachers, how you deal with your friends, how do you deal with situations in life. And if you start thinking and behaving like an officer, half your problem is solved. Then you'll be naturally more mature. Yes, sir, exactly, sir. And so that is what armed forces and SSB claims for, that handling the stress of life and still having a sense of humor and doing well in life. That's all, sir. Yeah, sense of humor is very important. And a Yes, sir. liveliness, sense of humor, ability to laugh on yourself, ability Yes, to crack jokes, wit and humor is very important. तो yes. फिर SSB के इसके अलावा आपने कैसे, how did you prepare yourself and where did you go for SSB? So first of all, I would say कि SSB is a subset of life. तो आप उसे डिफरेंट ट्रीट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि यानी एसएसबी एक ऐसी चीज नहीं है कि आप 15 दिन कहीं कुछ कर लो तो उससे एसएसबी हो जाता है। इट इज अ ओवरऑल प्रोसेस कि यानी आप बचपन से जो सोचते आ रहे हो और आज तक आपकी जो थिंकिंग बनी है वो एसएसबी में रिफ्लेक्ट होती है कहीं ना कहीं। तो एज अ पर्सन मैं बोलूंगा कि स्टार्ट डेवलपिंग पॉजिटिविटी टूवर्ड्स थिंग्स, क्योंकि जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, पेसिमिज्म हमारे दिमाग से हट जाता है, तो वो मेच्योरिटी आ जाती है और वो पॉजिटिविटी होती है जो हमारे साइक में रिफ्लेक्ट होती है एसएसपी में कहीं ना कहीं। क्योंकि इफ यू हैव अ क्लीन माइंड, अगर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है तो मेरे हिसाब से शायद आपको सिचुएशंस में रिएक्शन जल्दी लिखने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को लेके क्लियर हो तो आपको कभी भी टीएटीज लिखने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं कैसा इंसान हूँ। एंड सर डब्ल्यूईटी की बात रही तो जब आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, यू हैव क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स एंड यू आर गुड इन सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि ठीक है, इफ आई एम गिविंग समथिंग देन इफ आई एम I've been provided with a word like bravery, so what can I associate with bravery? और अगर हमारी थिंकिंग उस लेवल की है तो वो चीजें स्पॉन्टेनियस हो जाती है। So that is what helped during the Brilliant. psych. Exactly, that is what SSB is trying to see कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या किया है यहाँ तक आने तक, किस फैमिली से आप आते हो, आपके मॉरल वैल्यूज कैसे हैं, and what have you learnt, and मतलब they compare your experiences with how you reflect your answers. ये बहुत अच्छा कि आपने. What about group discussion, lecturate और GTO series के लिए मतलब what do you recommend? So first of all, for coming to the group discussion, I would say कि वो तैयारी भी आपकी पहले से हो चुकी है, क्योंकि आप द हिंदू पढ़ रहे हो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, तो आपका डिबेट का तो एक तरीका अपने आप ही बन गया, यानी आपका एक पर्सपेक्टिव तो बन गया कि आप डिप्लोमेटिकली चीजों को सोच सको। बस जीडी में आपको उन्हें एक ओरल एक्सप्रेशन की फॉर्म देनी है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो है कि हाउ यू आर एबल टू कन्वे योर थॉट्स टू दैट पर्सन। तो यहाँ बस आपका आपकी पर्सनालिटी काम आएगी कि आप 10 लोगों में अपने थॉट्स को कैसे बता रहे हो, क्योंकि नॉलेज तो आपकी डेवलप हो गई जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। बस अब यहाँ जो प्ले में चीज आती है वो आती है कि हाउ यू एबल टू कन्विंस देम, हाउ यू एबल टू पुट फॉरवर्ड योर व्यू। और सर उसके लिए जो मुझे द मोस्ट हेल्पफुल चीज लगी वो था सनसेट टीवी की डिस्कशंस, लाइक दे आर ट्रूली समथिंग दैट शो हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर व्यू। So that was really helpful for GD. And so now coming up to group planning exercise. So for group planning exercise, I would say that just try to inculcate it in your own life. यानी उससे अच्छा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। यानी मुझे पता है कि आज सुबह मेरे पास ठीक है, मेरे पास मैथ्स में ये असाइनमेंट बची हुई है, इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इंग्लिश की असाइनमेंट मुझे कल ही करनी है, बट मैथ्स की एक हफ्ते बाद भी सबमिट करी जा सकती है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं इंग्लिश की पहले करूंगा। और एसएसबी में भी कहीं ना कहीं जीपी में ऐसी ही चीजें होती हैं। बस आप अगर अपनी लाइफ GP is simple and straight priority and time and distance. You should be able to visualize कि यार ये 30 किलोमीटर दूर है,
नॉर्मल इंडिया में 30 किलोमीटर गाड़ी में कितना टाइम लगेगा, साइकिल पे कितना टाइम, यू शुड हैव सम आइडिया, टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रायोरिटी एंड एबिलिटी टू, जो आपके रिसोर्सेस है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो। इट्स सो सिंपल। यस सर। और सर वो ऐसा है जो हम डेली लाइफ में सीख सकते हैं, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें कोई रॉकेट साइंस चाहिए होती, बस उसे अपनी डेली लाइफ में चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो वो अपने आप ही हो जाता है। यस सर। एंड आई एग्री विद यू। एंड व्हाट अबाउट जो आप तो गांव देहात से हो, जो टास्क्स हैं वो कितने आसान लगे आपको उनके सॉल्यूशन ढूंढने में, और आप क्या एडवाइस करोगे बच्चों को? पीजीटी के लिए मैं बस यही बोलूंगा कि यानी अगर बचपन में हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, जैसे पत्थरों से पुल बना दिया, छोटे छोटे लंबे पत्थर इकट्ठे करके, या फिर सर जो छोटे छोटे कहते हैं ना कि हमने, जैसे इंडिया में बोलते हैं जुगाड़, या फिर एक जुगाड़, अलग हाँ। सोचना, वो बहुत काम आता है एसएसबी में। क्योंकि क्या होता है, शायद वो पीजीटी आपको कहीं आगे तो काम नहीं है, बट वो आपकी आईक्यू दिख गई वहां से उन्हें कि आप अलग कैसे सोच पा रहे हो। अगर ये और प्रॉब्लम प्रैक्टिकल कैसे सोचते हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट पीजीटी रिक्वायर्स। तो बस और एक चीज और इम्पोर्टेंट वहां ये होती है कि यू शुड बी एबल टू कन्विंस द ग्रुप, क्योंकि आप 9 लोगों को कन्विंस करना चाह रहे हो अपने आइडिया के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ कन्विंसिंग पीपल विद योर आइडियाज। एंड यू शुड बी नेचुरल। बहुत लोग आर्टिफिशियल हो जाते हैं, वहां जाके आर्टिफिशियल बातें करते हैं। नहीं नहीं सर, ऑब्वियसली इफ यू आर नेचुरल दैट, यानी वो विजिबल हो जाता है, यानी वो शायद ऑफिसर्स को भी दिखता है कि कौन नेचुरल है कौन आर्टिफिशियल है। जैसे सर इसके बाद जो हमारा होता है, जैसे पीजीटी हो गया, एचजीटी हो गया, तो वहां वो देख लेते हैं, यानी एक टास्क तो कोई होता नहीं है जो फोर्थ टास्क आते हैं दिख जाता है कि कौन कितनी आईक्यू के साथ सोच पा रहा है। एंड इट इज ऑल अबाउट आईक्यू, दैट हाउ imaginative and creative you are. Yes, imaginative and creative, this is the catchword. And how do you get imaginative and creative? I want to listen to you. How should you be more imaginative and creative? इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लाइक, यानी सर छोटी छोटी, यानी जिंदगी में हमारी चीजें होती है ना, उनके छोटे छोटे हम, मैं कहूंगा कि यानी जैसे घर पे कोई इशू हो गया, जैसे टैप लीक कर रहा है, तो उसे एक बार देख के वो कैसे हो रहा है, शायद वो छोटी छोटी चीज होती है जहां से कुछ सीखने को मिल जाता है। या फिर कोई ये प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ, जैसे सर यानी बिल्कुल एक टिपिकल बात करी जाए कि ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली है वो मुझे लगानी है, बट उसका जो एंगल है वो टेढ़ा होके फंसा हुआ है, तो उसे कैसे निकालना है, शायद वो चीज देखते देखते हम सीखने लग जाते हैं चीजें। और सर तो वही होता इसमें है कि कहने का मतलब है थोड़ा बहुत बाहर जाना चाहिए और ग्राउंड पे एग्जैक्टली काम करना चाहिए, है ना? तो एग्जैक्टली यू वर लकी। और ये एडवांटेज है गांव वाले बच्चों को, है ना? सर। यस सर, यस सर। सर मैं भी जब अपने वेकेशंस में गांव जाता था तो इन चीजों में मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होता था, क्योंकि यही आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाता है। और शायद मैं कहता हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस में आफ्टर अकेडमिक्स और प्रैक्टिकलिटी का अमेलगमेशन होता है सर, जो मेन आर्म्ड एकेडमिक फोर्सेस। तो एकेडमिक कुछ ही टाइम में रहता है, उसके बाद ऑन उसके ग्राउंड बाद इट इज ऑल प्रैक्टिकल, जुगाड़ एंड इनोवेशन, हाउ इनोवेटिव यू कैन बी, हाउ आउट ऑफ बॉक्स यू कैन। एक्चुअल में फौज में ऑल आउट ऑफ बॉक्स ये सिर्फ एकेडमी में है जहाँ एकेडमिक। अच्छा चलो, वेरी गुड। हाउ अबाउट योर इंटरव्यू? आपका इंटरव्यू कैसे हुआ? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू? So for interview, all that I would say that you should just have a self knowledge that what you are, what type of a person you are, what are your weaknesses and what your strengths are. If you are totally aware, and secondly, if you are totally honest, you'll be able to handle the interview in a well manner. Because all that we need, all that people need at SSB is that just be honest and just be open. Because if you are honest, then your true personality would be reflected. और अगर आपने बचपन में सोचा हुआ है ना, बचपन से आप सोचते आ रहे हो कि मुझे ऑफिसर बनना है, तो वो चीजें आपकी पर्सनालिटी में धीरे धीरे आने लग जाती हैं, तो वो आपके इंटरव्यू में अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आपकी हैबिट से, आपकी हॉबीज से। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप पहले से ही अपने आप को उस मोल्ड में फिट करने की कोशिश कर रहे तो ये हैं। बताओ, पूरे एसएसबी में any embarrassing moment, any candid questions, anything in the GD or IO which you answered and you felt कि हाँ कुछ experience? सर आज सच
there was no such question, but so there was one of the questions that they were asking me about what are the bad habits of your friends. So that was one of the questions कि एकदम से dumbstruck हो गए थे कि अब क्या कहा जाए, यानी थोड़ा सा सर वो होता है ना कि यानी you need to think upon. तो तब मैं spontaneous था क्योंकि obviously मेरी अपने दोस्तों के साथ एक well tuning है, तो मुझे पता था कि सर one of my friends is a bit over enthusiastic and the second one he is able to handle pressure a bit less. तो सर आई क्लियरली टोल्ड देम. और सर मैं ये कहूंगा कि हमें उनके माइंड को रीड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप ऑनेस्ट रहना है और स्पॉन्टेनियस हमें अपने व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करना है, वो बहुत मायने रखता है. क्योंकि सर जब हम चीजें डिग करने लग जाते हैं कि वो मैं ये बोलूंगा तो वो क्या सोचेंगे, हमें उस पे काम नहीं करना, जस्ट बी नेचुरल. यस, ये मैं अनुराग हमेशा कहता हूँ, डोंट गो एंड ट्राई टू इम्प्रेस देम, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस देम, प्लीज आप ऑनेस्टली आंसर करो व्हाट यू फील इज राइट, यू नो. Yes sir, yes sir, exactly sir. And sir after that for interview I would say कि sir एक अपने बारे में इंसान जितना जान पाता है वो बहुत मायने रखता है, उसके ऊपर आपकी जीके अच्छी होनी चाहिए. इफ यू हैव सम गुड हॉबीज ऑफ जीके लाइक dwelling of IR was one of my habits, so if that is true then you'd be able to handle it. अगर मैंने कबड्डी खेली थी अपने 6th 7th 8th में और मैं इंटर स्कूल के लिए भी गया था तो ऑब्वियसली मुझे रूल्स पता ही होंगे, तो उसे बताने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं. तो वही है, इफ यू आर नेचुरल देन देयर इज नो सच इशू कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े पर्सनल इंटरव्यू. तो जीके के क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जीके और करंट अफेयर्स के? Sir, for GK and current affairs, sir, for current affairs, they asked what the new defense inductions that we are having. So, sir, I was updated with that. All that was that going on at that time, like DISC, and we had one or more startups at that time. So I informed about that, and other than that, sir, the partnership that we had with Israel and all that. So. And so other than that, your newspaper reading is something that is very much helpful in that GK portion because you are aware about geopolitics. You would be easily able to handle all those diplomatic questions. So you're by and large ऐसा नहीं होगा कि आपको embarrassment हो कि ये छोटी सी चीज भी नहीं आती. No sir. है ना? If you are honest, then there is no such source of embarrassment in life. तो throughout SSB कभी आपको लगा कि अनुराग होगा नहीं होगा, कभी ऐसा डाउट रहा आपको, या you were confident कि yes I will get through? No sir, obviously sir, हमेशा डाउट्स रहते हैं SSB में क्योंकि we can never judge ourselves, यानी कहीं ना कहीं हम अपने आप को पहचान तो लेते हैं बट शायद हम उतने तो नहीं है फिर भी कि हम जज कर पाए अपने आप को. यानी मैं यही कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल कैन ट्राई आवर बेस्ट. यानी कहते हैं सर कि हम अपनी ओर से कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता तो फिर ऊपर वाले पे ही होनी चाहिए. वो छोड़ते हैं. यही है, डू योर बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, है ना? यस एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. तो एक्सपीरियंस ऑफ योर कॉन्फ्रेंस है जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो मतलब जस्ट शेयर दैट एक्सपीरियंस. Sir, actually, when after the conference we were told about the results, तो सर यानी काफी वो मोमेंट होती है कि आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि अगले 5-10 मिनट्स और उससे 5-10 मिनट्स पहले क्या चल रहा था, और वो 30 सेकंड जो रिकमेंडेशन के बाद की होती है, यानी आपको पता ही नहीं होता हो आप कहाँ होते हो, आपका नाम क्या है, यानी सब कुछ ब्लैंक सा हो जाता है एक सेकंड के लिए. तो दैट वाज रियली मे बी आई कैन से कि सुपर हैप्पी मोमेंट होती है वो हर किसी के लिए. Too good to be true, huh? Yes, exactly, sir. So other than that, in conference, if you have been good throughout the interview, in conference you won't face any such problems, sir. Like for me, the waiting time was a bit longer one. So yeah, camera आपका थोड़ा वो हो गया, टेढ़ा हो गया. Yes, sir. Yeah, okay now. तो आपका फटाफट हो गई कॉन्फ्रेंस, so there was no wait, probably you were cleared from everybody had given you a green, so they said okay, है ना? So that is also a hint. No sir, actually for my conference maybe there was a bit of time, so I also got concerned कि what is happening, maybe they have considered me dominating or what all stuff is going on. तो एक बार मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हुई थी और उन्होंने अंदर जाके मुझसे पूछ भी लिया क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी हो रही थी कि हम क्या सोच रहे थे. तो मैंने कहा सर यस सर, ऑब्वियसली सर, हर किसी को होती है. तो मैंने फ्रैंकली एक्सेप्ट कर लिया कि सर हाँ सर, क्यूरियोसिटी तो हर किसी को ही होती है कि यानी क्या चल रहा है कॉन्फ्रेंस में हमारे बारे में. सर यानी वो ये चीज भी देखते हैं कि आप कितना ट्रुथफुल हो चीजों को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रुथफुलनेस ही होती है जो एक इंसान को लाइक दैट टर्न्स अ बॉय इनटू अ मैन, दैट हाउ ट्रुथफुल यू आर टू द पीपल. That is moral courage.
दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी. मॉरल करेज कितनी है, टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स ऑनेस्टली, है ना. नहीं Yes, तो हम गोल गोल घुमाते रहते हैं और हमेशा वही इंप्रेस करने के चक्कर में रहते हैं दूसरे को, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना. exactly. तो कहाँ हुई थी तुम्हारी एसएसबी, अनुराग? So 14 SSB Allahabad. हाँ, और इलाहाबाद को लोग कहते हैं रिजेक्शन सेंटर. वी हैव ऑल इंडिया रैंक फ्रॉम नंबर 1 फ्रॉम इलाहाबाद. No sir, और आज तक मेडिकल में कोई इश्यूज, मेडिकल में कोई इश्यूज? हाँ सर, initially I had a issue. I was diagnosed flat feet, but later on I got it done, like because maybe there was some issue when the diagnosis was done. So ओके, इट वाज maybe अ they were, टीआर, है ना. yes sir, I was given a TR sir at that time for army for flat foot sir. So maybe there was some glitch during that diagnosis. Later on I was diagnosed that I was, but there was no such flat foot. हाँ, वैसे ऑफिसर्स के मेडिकल में फ्लैट फुट, नॉकनीज वगैरह का इतना इशू होता नहीं है. दे सी इफ यू आर फिजिकली फिट, अदरवाइज यू गेट थ्रू. अच्छा, जब ये मेरिट लिस्ट आनी थी तो आपको कहीं आइडिया था, अनुराग, की आप कहाँ पहुंचोगे? फ्रैंकली बताना अभी आज. नो सर, सर टोटली नो आइडिया सर. यानी बस मुझे ये था कि हाँ रिटर्न अच्छा गया है, एसएसबी में जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग शायद कुछ रैंक डिसाइड हो जाएगी. आई वाज टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग सर कि यानी रैंक 1 तो सर बिल्कुल ही नहीं. यानी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है टॉप 20 में भी आ जाए, शायद वो भी बहुत ज्यादा होगा. सर टोटली नॉट एक्सपेक्टेड सच अ थिंग सर टू वुड हैपन सर. रिटर्न में कितने मार्क्स हैं आपके? सर रिटर्न में सर अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है यानी मार्क्स वाली यूपीएससी की, बट जो मैंने आंसर की से चेकअप करा था उसमें इट वाज अबाउट 550, नियरली 550 आउट ऑफ सर 900 सर. 900. ओ, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. तो अभी अनुराग, कैसे तैयारी करोगे तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में ज्वाइन करने का? सर ऑब्वियसली सर आई वुड join it up sir. So first of all I would say कि it was my parents sweat and my friends. यानी सर सबसे पहले तो मैंने उन सभी को यानी अपना साक्षात नमन करा है कि आप लोगों के बिना ये जर्नी पूरी नहीं होती. और अब आगे की जो जर्नी है सर उसके लिए मुझे पता है कि मुझे ज्वाइन करना है, तो ऑब्वियसली मैंने फिजिकल कंडीशनिंग को भी थोड़ा टोन अप कर दिया है कि यानी अब उतना ही फिजिकल पे और भी ज्यादा काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज्यादा हम और ज्यादा प्रिपेयर होने की कोशिश करेंगे वो उतना ही एडवांटेज देगा अकेडमी में. दैट्स आल्सो वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी प्राउड. अब ये बताओ अनुराग, यू नो, लुकिंग बैक अगेन एट योर जर्नी, आपने 9th में बोला यू आर सीरियस, बट 9th-10th में फिर भी थोड़ा बचपना सा होता है. सो 11th 12th, अगेन व्हाट विल यू एडवाइज एनडी एस्पायरेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स? हाउ शुड दे टेक दिस चैलेंज and how should they prepare? If you can just summarize it in a simple manner. Written exam and SSB साथ साथ कैसे करें वो भी आपने बात बताई. Don't wait for 14 days. No academy can make a leader out of it. So you need to prepare early. तो वो जरा if you can just summarize again, how should they take this challenge of NDA if you are a serious contender? So first of all, the golden rule is that systematic hard work has no substitution. You must be ready to do as much hard work as possible. Second is be determined to achieve your goal. If you are determined, then you can go to any extent for that preparation. And so third would be कि मंजिल से ज्यादा तो सफर सुहाना होना चाहिए, तो अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करना चाहिए. I keep telling this, Anurag, enjoy the process. Don't look at the results. Just enjoy the process of this journey. Amazing. Yes, exactly sir. That is my message that I would say कि मेहनत करते रहो. और यानी कोई भी सर यानी मदद करने के लिए भी सर आज की डेट में बहुत सारे सर आप हो गए, और सर मेरी ओर से भी मैं जितनी मदद कर सकता हूँ तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. यानी मैं अपनी ओर से जितनी भी यानी अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की, अपने को एस्पिरेंट्स की जितनी मदद करने के लिए रेडी हूँ. अगर उन्हें कोई भी मेरी ओर से मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल सर. So maybe we will, अभी तो है time, another 2 months. Maybe we will get some children in Gurgaon. You live in Gurgaon, है ना? And we can have a live discussion with you. बच्चों से कि भाई पूछो सवाल, ये अनुराग है सामने आपके, मतलब कितना मजा आएगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का. No issues sir, I am always ready to help people. So like that is what I would say that gives that you should be the attitude. That should be the attitude. And ये lifelong attitude, Anurag, of being cooperative, and this helping attitude, ये SSB में नजर भी आता है. Exactly.
अच्छा, अब तो ये हमारी बातचीत होगी सारी कुछ इन सब चीजों के ऊपर। ये बताओ, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द आर्मी? व्हाट काइंड ऑफ यूनिट वुड यू लाइक टू ज्वाइन? कुछ है माइंड में, या यू जस्ट वांटेड टू गो टू एनडीए, बाद में देखा जाएगा? The infantry, maybe I'll try to pursue infantry because there you have those gallantry awards and maybe an opportunity to go to para as well Yeah, and all take that. it in your go. Infantry में where would you like to go? So maybe sir, para is special forces. If I'm Why able to not? make Why not Brigade of the Guards, the no most sir, elite maybe that regiment? Hmm? so that physical strenuousness and the strength that we require in para SF, and so that maybe I would say to a certain extent that glitter that you're one of the finest ones in the nation. So that is what I associate with para SF. So that's why that. Yeah. Uh, Anyway, my advice to you will be just enjoy NDA, do very well. Please watch. There are a couple of interviews on my channel which you must watch. एक is Colonel Sunil Prem, is NDA gold medalist, IMA gold medalist. Another interview is, ये पक्का देखना, अभी सबसे पहले ये देखना तू अगले 4-5 दिन में. Another interview is with Sushil Pradhan, bronze medalist in NDA and bronze medalist in IMA. Another interview, they're all my friends, इसलिए बताओ. Another interview is with Colonel SM Kumar, Samrendra Kumar. He is Sword of Honor IMA and Staff College from Camberley, UK. ये 3 लोग, and Brigadier Surendra, Brigadier ठाकुर, संजय ठाकुर, my batchmate, direct entry but para SF. वो उनकी पूरी कहानियां श्रीलंका की उसमें. तो ये 4 इंटरव्यू देखना, आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि भाई किस में, एक मैकेनाइज्ड के हैं, आर्मर्ड के हैं, इन्फेंट्री के हैं. एंड देयर इज अनदर इंटरव्यू विद जनरल धनोआ on my channel. We were COs together. I admire him a lot. We both have retired Major General. He's done his staff college and NDC from abroad. Highly intelligent, very well read person. So so ye dekhna tum, and then maybe when we meet we will discuss. So just enjoy NDA and see what kind of DSS you meet, and then IMA, and take a call somewhere when you are in second term IMA, whether you need to join Armored Corps, whether you need to join mechanized infantry or infantry and para SF. So in May, you will come to know where your intellect and your aptitude will take you, and I'm always there. Yes, sir. Yes. ठीक है ना अनुराग? I'm always there. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. So अनुराग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and hats off to your parents. Hats off to your parents. Yeah, tell me about your school. Otherwise, a message for your school, your principal. You are from Bluebell School? Yes, the Bluebells Model School, sir. Yes, sir. Where is this? Sir, Sector 4, Gurgaon, sir. Oh, I know the school. I know this school. Very good. So anything about your teachers' contribution? You like to name some teachers or your school? Sir, I would उनकी क्या just contribution है? Yes, sir. So Poonam Tandon, ma'am, sir, she's a war widower. She lost her husband in Kargil during Kargil war. He was a colonel commanding a unit. So, sir, she was one of the teachers who supported me a lot. Maybe someone next to my parents, like maybe my next parents, exactly, I would say, sir. She supported a lot during that process and managing the boards, practicals, and SSB and all that stuff. So maybe it is all to her, sir. Like, Great. I would not have been able to do it, sir. Very good. And any friends you like to name? जिन दोस्तों के साथ आपने खूब मतलब ग्रुप स्टडी करी और Yes, sir. Zarur, sir. Sir, Lakshit, sir. Other than that, sir, Nitish, and sir, other than that, sir, Lakshya, sir. So we were really good friends, and we all tried to help each other and give shoulders to each other during the process. Anyone else from your school who's made it to NDA? No, sir. Sir, I am the one of the first ones of my school. अच्छा, ये भी एक मिथ ब्रेक कर दो अनुराग, कि पहली बात तो फौजी बच्चा होना जरूरी नहीं, दूसरा मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMCB की कोई जरूरत नहीं है, ना NCC की जरूरत है. एनीवन कैन क्रैक. ये भी बता दो, यू आर फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल स्कूल, ब्लूबेल स्कूल, या कोई इट्स नॉट अ मिलिट्री स्कूल एंड ऑल. सर बस यही होता है कि बस डिसिप्लिन लाइफ हो और आपके आइडियल्स हाई हो हमेशा, तो कुछ भी हो सकता है. यानी आर्म फोर्सेस के लिए तो बस एक मोल्ड होता है कि वेदर यू वुड बी एबल टू सर्वाइव इन फोर्सेस और यू नॉट. और अगर आप डिसिप्लिन हैं और अगर आप एक रेगुलर लाइफ जीते हैं तो मे बी यू विल बी एबल टू मेक इट, सर. उसके लिए आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है. Exactly. Anyone can
crack NDA, anyone can crack IMA or OTA or Air Force or Naval Academy. So अनुराग, बहुत अच्छा लगा और काफी हद तक मुझे तुम्हारी बातों में अपना बचपन नजर आया कि you are very good in studies. I was not that good, but reading newspaper, reading books, I think we have lot in common. So happy to see you. Exactly. Chalo, Anurag, thank you very much, and my regards to your parents, to both your parents, and hopefully very soon we will meet. So happy to hear this achievement of you, your family, and your village, and the state of Haryana. Thank you so much, sir. Thank you so much. Chalo, all the best. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for the interaction, sir.